नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी की 5th चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। यह इस चैप्टर की सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने मिनरल से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया था। मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, बेसिक आइडिया बताया था रॉक साइकिल्स के बारे में। फिर मिनरल्स कहाँ कहाँ ऑकर होते हैं, किस तरह से ऑकर होते हैं, किस फॉर्म में ऑकरेंस होती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हम लोग ने समझा था, जिसमें फेरस, नॉन फेरस, फिर नॉन मेटेलिक, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ होते हैं और साथ ही साथ माइनिंग के हजार्ड्स क्या होते हैं और मिनरल को कंजर्व किस तरह से किया जा सकता है, करना क्यों जरूरी है, वो सब मैंने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज पे मेनली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, वैसे रिसोर्सेज जिससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। चाहे आपको ट्रैवलिंग करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, या आप खुद ही अगर आप खुद कुछ काम करना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल या मेंटल कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की नीड तो होती ही है। ठीक है, लेकिन हम इसमें मेनली पर्टिकुलरली हम लोग नॉन बायोटिक एनर्जी की बात करेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एवरीथिंग नाउअडेज रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बिना अगर कहा जाए कि आपको 2 दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जैसे कि हम लोग को हर चीज में चाहिए। खाना पकाने के लिए भी आपको गैस चाहिए, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हैं। टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, घरों में लाइट, पंखा, एसी, ये सब फ्रिज वगैरह चलाने के लिए। टू प्रोपेल व्हीकल्स, ऑटोमेट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है या लोकोमोटिव सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड टू ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पर भी मशीन्स को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम fuel minerals like coal, petroleum, natural gases, यूरेनियम एंड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत तरह के एनर्जी रिसोर्सेस है। मेनली जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक है कन्वेंशनल सोर्सेस और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से होते हैं, तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी हाइड्रल, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ये सारे सोर्सेज जो हैं, ये बहुत समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, है ना। बहुत समय से ये ऐसे सोर्सेस को हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेस बोलेंगे। जैसे कोल, आज भी जो हमारा कंट्री है वो बहुत ज्यादा कोल डिपेंडेंट है ना। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर पाते हैं, मेनली थर्मल पावर प्लांट में लगभग 60% से भी ज्यादा जो है वो कोल से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो और फिर जितने भी व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, इन सब का यूज होता है। साथ ही साथ में नेचुरल गैस भी है, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, ये सब भी हम लोग यूज करते ही हैं। ठीक है, तो ये सब है कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस वैसे सोर्सेस हैं जो थोड़े बहुत रिलेटिवली नए हैं। ठीक है, बहुत पुराने नहीं है। इस पर रिसर्च, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिन पे अभी भी रिसर्च डेवलपमेंट हो ही रहा है। ठीक है, तो non-conventional sources of energy are relatively new sources as their large-scale generation has started recently। ठीक है, पिछले कुछ 1-2 डेकेड से ही हम लोग ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, दिस इंक्लूड जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो आज के टाइम अगर इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मेनली जो रूरल एरियाज है, ठीक है, इवन कुछ कुछ अर्बन एरियाज में भी
कंट्री साइड में भी मेनली क्या होता है, हम लोग फायरवुड एंड कैटल डंग केक ही यूज करते हैं, है ना। फायरवुड जो सूखी लकड़ी होती है फॉरेस्ट से या कहीं से भी, वो इकट्ठा करके मेनली यूज किया जाता है, या फिर कैटल डंग केक, ठीक है। मेनली ये रूरल इंडिया में ज्यादा होता है। 70% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड ये दोनों ही चीज से आता है, फायरवुड एंड कैटल डंग केक, ठीक है। तो इससे इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू द डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट, क्योंकि फायरवुड के लिए क्या है, वो ऑब्वियसली हम लोग वुड को, जो लकड़ियां हैं पेड़ों को हम लोग काटते हैं तभी लकड़ी हमें मिलती है, ठीक है। तो उससे फॉरेस्ट में डिक्लाइन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ में जो काउडंग केक है, काउडंग केक या कैटल डंग केक में, ठीक है, चाहे वो गाय हो भैंस हो या किसी का भी डंग हो, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू इज बीइंग डिस्करेज, और उसको हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं यूज करने से। एक तो पॉल्यूशन तो होता ही है, उसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ही है, पर साथ ही साथ में जो गोबर है, मेनली ये गोबर को सुखा के ही बनाया जाता है काउडंग केक, तो वो गोबर हम लोग एज अ मैन्योर यूज कर सकते थे अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में, फॉरेस्ट में। तो वो मैन्योर का हम लोग यूज इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, हीट जनरेशन में या गैस जनरेशन में हम लोग यूज करते रहे, ठीक है। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। तो रूरल सोसाइटी में मेनली इन दो पे ही ज्यादा काम किया जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोल, कोयला, ठीक है। तो कोयला क्यों इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही इतना ज्यादा क्यों है। इंडिया जैसे कंट्री, जैसे और भी बहुत सारे, चाइना हो या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें कोल जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड एज इट इज अबंडेंटली अवेलेबल, ठीक है। तो इंडिया में जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उनमें से, उन सब में से कोल जो है सबसे ज्यादा हम लोग को अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, ऐसे बहुत बार हुई है कि इंडिया में कोल का शॉर्टेज हुआ है और हम लोग फॉरेन कंट्री से, इवन चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कोल इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है। पावर जनरेशन के लिए मेनली कोल का ही यूज होता है। जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट कहाँ से, उसको हीट कहाँ से मिलता है, तो थर्मल पावर प्लांट को मेनली वो कोल से ही होता है, ठीक है, वो कोल से ही रन होता है, ठीक है। फिर इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल नीड्स, इट्स शेयर इज अबाउट टोटल ऑफ 67%, ठीक है। तो 67% जो है कोल इंपॉर्टेंट है, मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इनपुट देता है, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो एनर्जी जनरेशन है वो मेनली कोल पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग बहुत, मतलब एक बार में हम लोग इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम लोग को धीरे धीरे इसको यूजेज जो है कोल का उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट तो है ही है, इम्पैक्ट है, एयर पोल्यूशन है, बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, और साथ ही साथ ये नॉन रिन्यूएबल भी है, ठीक है। इट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल्स, इन सब में किया जा सकता है। इसीलिए कोल जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर कोल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इट इज एन इंडिस्पेंसेबल रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जितने भी मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है इंडिया में, ठीक है, चाहे वो सेल के हो गए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी हो गए जैसे टिस्को, टाटा की है, जिंदल की है, उस सब में कोल इज एसेंशियल पार्ट, ठीक है। कोल के बिना ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड इज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आल्सो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल भी बनता है, बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी, पॉलिएस्टर्स, उन सब में नायलॉन बनाने में भी कोल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फिर मेनी कोल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोल टार, ग्राफाइट, सॉफ्ट कोक, ये सब भी क्या होता है, ये सब क्या है, कोल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये भी इंडस्ट्रीज में होते हैं।
फिर फोर्थ है पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज मेनली बेस्ड ऑन दिस फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है मेनली वो सब कोल बैक्ड है, ठीक है। तो कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये तो आपको पता ही है कोल किस तरह से फॉर्म होता है, बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, 200 साल, सॉरी 200 टू 300 400 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं कोल फॉर्मेशन होने में। और हमारा जो रेट है कंजम्पशन का वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कोल फॉर्मेशन का जो रेट है। कोल फॉर्मेशन का रेट बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, लेकिन हम लोग कंजम्पशन जो कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोल देयरफॉर इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ बॉइलिंग। तो कोल की अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने कंप्रेशन उसने प्रेशर और हीट को झेला है, कितने डेप्थ में वो है कोल का फॉर्मेशन हुआ है, टाइम कितना हुआ है। तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना बेहतर कोल होगा, उसमें कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में। फिर डिकेइंग प्लांट इन स्वम्प्स प्रोड्यूसेस पीट, ठीक है। तो डिकेइंग प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो सड़ जाते हैं, और स्वम्प एरिया मतलब जहाँ थोड़ी दलदली एरिया होते हैं, जहाँ पानी ठहरा होता है, तो वहां पर फॉर्म होता है पीट का फॉर्मेशन होता है। तो पीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कोल, बट इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत सबसे बुरी वाली क्वालिटी होती है, ठीक है। मतलब इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, तो इसके अगर यूज करेंगे तो इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। इसका इग्निशन पॉइंट जो इसमें हीट जनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है पीट में, ठीक है। विच हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, क्योंकि स्वाम्पी एरियाज में तो ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो उसमें अगर हम उसको आग लगाएंगे तो उससे धुआं ही फैलेगा ज्यादातर, ठीक है। और लो हीटिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ कोल ही है, लेकिन इसको हम लोग बहुत कम ही यूज किया जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो मेन थ्री टाइप्स ऑफ कोल्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। तो मेन जो तीन टाइप्स के हैं वो है एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस एंड लिग्नाइट, ठीक है। तो लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट जो है सबसे पीट पीट से बेहतर तो होता है, लेकिन बाकी दोनों से लो ग्रेड होता है, ठीक है। तो लिग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल। ये इसका कलर जो होता है फोटो में देख सकते हैं आप, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का। इट इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इसमें भी पीट से मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पुअर जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो हम लोग कह सकते हैं दैट इज पीट। फिर आता है हमारा लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट। फिर आएगा हमारा बिट्यूमिनस, देन एंथ्रासाइट्स, ठीक है। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी। और जो लिग्नाइट कोल है वो रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के नेईवेली वाले एरिया में भी अवेलेबल है लिग्नाइट का, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज कमर्शियली यूज नहीं होता क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, कार्बन कंटेंट इसका बहुत कम है, ठीक है। तो वो हीटिंग जनरेशन जो कैपेसिटी है बहुत कम होता है। मेनली जो यूज किया जाता है इंडिया में वो ब्यूटिमिनस है और कुछ हद तक एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट का डिपॉजिट इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी। तो बिटुमिनस के बारे में देख लीजिए, इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल कमर्शियल यूज एंड हैज 60 to 80% कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट भी जानना जरूरी है, जैसे लिग्नाइट का था तो वो लेस देन 50% से भी कम होता है, और जो पीट होता है उसमें तो लगभग 10 से 30% 40% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। बिटुमिनस में जो कार्बन कंटेंट होता है 60 to 70 या 80% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है, तो इसका बहुत ज्यादा इंडिया में कमर्शियल यूज किया जाता है। फिर मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल एंड इज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, ठीक है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बिटुमिनस कोल का यूज होता है, और बिटुमिनस कोल जो है वो थोड़ा बहुत ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। उसमें हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, बहुत हार्ड भी होता है, साथ ही साथ इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 90% से भी ज्यादा होता है, और हीट जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, इसीलिए इसमें स्मोक जो धुआं होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है टिपिकल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक चारकोल कलर जो है वो होता है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट का जो
क्वांटिटी है इंडिया में वो थोड़ा कम है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में वो बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट कोल मेनली हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज से, जहाँ कोल का बहुत भंडार है और वहाँ पर कंजम्पशन रेट कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। इंडिया का पॉपुलेशन तो 140 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो 2-2.5 करोड़ है, तो इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंथ्रासाइट को। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो समझ आ गया होगा, पीट इज द लोएस्ट लो ग्रेड, देन लिग्नाइट, देन बिट्यूमिनस, देन एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, फिर ऑकरेंस ऑफ कोल देख लीजिए। कोल कहाँ कहाँ मेनली कौन कौन से रीजन्स में मिलते हैं इंडिया में। तो इंडिया में मेनली दो बेल्ट्स हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे गोंडवाना कोल बेल्ट जो कि एज कितनी है, तो 200 मिलियन से ईयर्स इन एज है, तो ये सबसे पुरानी है इंडिया में जो मिलती है गोंडवाना कोल बेल्ट। मेनली मेटलर्जिकल कोल इज फाउंड, जैसे कि उसके कौन कौन से एरियाज है, तो दामोदर वैली बेल्ट जो कि दामोदर एक नदी है, ठीक है, जो कि झारखंड से निकलता है और वेस्ट बंगाल के थ्रू वो हुगली नदी में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में मेनली है और मेजर जो कोल प्रोडक्शन है पूरे इंडिया का वो इसी बेल्ट में ही है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट कोल माइंस भी है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब बहुत बड़े बड़े कोल माइंस है और वन ऑफ द हाई अबंडेंस जोन है कोल का। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो है गोदावरी वैली बेल्ट। ठीक है, तो गोदावरी रिवर के आसपास में जो है वहां पर है। तीसरा है महानदी वैली बेल्ट, महानदी रिवर के आसपास में वर्धा वैली बेल्ट। ये चार मेनली गोंडवाना कोल बेल्ट है। ठीक है, तो इस मैप में आप देख लीजिए, तो ये था ये दामोदर वाला जो बेल्ट था, दामोदर, तो बोकारो, झारिया, ये सब रानीगंज वाला एरिया जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले पार्ट में है। ठीक है, फिर हमारे जो महानदी वाला बेल्ट है, ठीक है, महानदी वाला बेल्ट, गोदावरी वाला बेल्ट, ठीक है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़, इस सब एरियाज में ही मेनली कोल्स ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, और ये नई वैली जो है ये तमिलनाडु वाले रीजन में है। ठीक है, तो ये मैपिंग में बहुत बार दिया जाता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब तो कोल फील्ड्स और कोल माइंस है। ठीक है, ये सब कोल माइंस एरिया है। ऑयल फील्ड्स भी आप देख लीजिए साथ ही साथ में, जो मुंबई हाई वाला रीजन है या फिर वेस्टर्न गुजरात वाला अंकलेश्वर वाले रीजन, या फिर ईस्टर्न पार्ट में लिटिल बिट मिल जाता है असम वाले रीजन में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन सब रीजन्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं। और कोल रीजन जो है मेनली ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेटू और सम पार्ट ऑफ डेक्कन पार्ट जो है उसमें ज्यादातर कोल मिलता है। ठीक है, सेकंड इज टर्शियरी कोल डिपॉजिट्स आर ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, तो दो ऑकरेंस है, दो टाइप ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोल है। एक तो गोंडवाना कोल बेल्ट जो कि उसकी एज लगभग 200 मिलियन ईयर्स के एज से भी ज्यादा है, और टर्शियरी कोल बेल्ट जो है वो थोड़ा बहुत न्यू है, ओनली 55 मिलियन ईयर्स ही है, उसमें कंपेरेटिवली यंगर है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोल तो है लेकिन बहुत अबंडेंस में नहीं है, इसीलिए कमर्शियली भी वायबल तरह से माइन भी नहीं किया जाता। और साथ ही साथ ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा माइनिंग भी नहीं होती है। तो मेन जो एरियाज है ये यही वाले एरिया, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए, गोंडवाना कोल बेल्ट एंड टर्शियरी कोल बेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता ही आता है। यार मैपिंग प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से देखना है, जो भी स्कूल जो एनसीईआरटी बुक में मैप है वो आपको प्रैक्टिस करना ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेट्रोलियम, कन्वेंशनल सोर्स में ही पेट्रोलियम है। ठीक है, तो आफ्टर कोल जो सबसे ज्यादा इंडिया में मेनली यूज किया जाता है एनर्जी कंजम्पशन में वो होता है पेट्रोलियम। जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है या कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए वेहिकुलर मूवमेंट में, उसमें पेट्रोलियम यूज होता ही है। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, और पेट्रोलियम में क्या है, तो पेट्रोलियम इट कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस एंड डज नॉट लीव एनी रेसिड्यूज, क्योंकि ये लिक्विड है ना। क्रूड में जो क्रूड ऑयल होता है, ब्लैक कलर की जो क्रूड ऑयल होती है वही मेनली हम लोग ब्लैक कलर की होती है, उसको रिफाइन करके हम लोग अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, और साथ ही साथ में अदर
प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोलियम जेली आपने देखा होगा, जो ठंडियों में हम लोग लगाते हैं वैसलीन, उस पर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली लिखा होता है, ठीक है। तो वो सब उससे ही बाई प्रोडक्ट से ही बहुत सारे और भी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे मेन एडवांटेज है कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि लिक्विड है तो पाइपलाइंस के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोई रेसिड्यू रहता नहीं है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड लाइट के लिए, मशीन्स को रन करने के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए। इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट फॉर मशीनरीज, ठीक है, जो वैक्स होता है या जो ग्रीस होता है, ठीक है, वो सब यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के लिए, है ना, फ्रिक्शंस को कम करने के लिए। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्रीज फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो जो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो इसके अलाइड सेक्टर्स है, रिफाइनरी सेक्टर्स, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाना, पेंट की जो फैक्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेट्रोलियम, और साथ ही साथ उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज को नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर कॉल्ड नोडल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऑकरेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटो अगर आप ड्रॉ कर लेंगे अपने आप कॉपी में तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस, तो जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जितने भी कोल होते हैं या मिनरल्स होते हैं, इस टाइप का कोल, पेट्रोल, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रॉक्स के लेयर्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो इन रॉक्स के बीच में, लेयर्स के बीच में मेनली कोल एंड पेट्रोलियम जैसे डिपॉजिट्स मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। तो इस फोटो में दिख रहा होगा आपको इम्परवियस रॉक लेयर और रिजर्वॉयर। और तो इसके साथ साथ में पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के जस्ट ऊपर में होता है गैस, क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होती है इसीलिए वो ऊपर वाले लेवल पे। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद, इंडिया का स्पेसिफिक हम लोग देखा जाए तो, एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स में ऐसे वाले रीजन्स में ज्यादातर इंडिया में मिलता है, ठीक है। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइन्स और डोम्स इट ऑकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि अपफोल्ड है, नॉर्मली तो जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इस तरह से लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं ना, लेकिन जहां पे एंटीक्लाइन्स या फॉल्ट ट्रैप्स होता है तो इस तरह से लेयर बन जाते हैं, रिजर्वॉयर्स लेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इट ऑकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। तो ये अगर क्रेस्ट है, ठीक है ना, ये, और इसको अगर हम लोग इस तरह को बेंड कर दिया जाए तो इस वाले लेयर्स में मेनली ऐसे करके जो क्रेस्ट वाला रीजन है वहां पर हमें ऑयल्स का, क्रूड ऑयल्स का मेनली डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और अ सैंडस्टोन थ्रू व्हिच ऑयल में फ्लो, ठीक है। पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये सब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स ही। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर, ठीक है। तो उन जो ऑयल्स होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको या बहुत ऊपर ना आ जाए या बहुत नीचे ना चल जाए, इसीलिए जो क्रूड ऑयल के जो ऊपर और नीचे में जो लेयर्स होते हैं वो दोनों इम्परवियस रॉक्स के बने होते हैं, नॉन पोरस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फोटो में नजर आ रहा होगा, इम्परवियस, और नीचे वाला जो लेयर्स होता है वो भी इम्परवियस होता है। और जो ऑयल के लेयर के ऊपर में आपको गैस का लेयर मिलेगा, जो नेचुरल गैस का होता है वो मिलता है, क्योंकि गैस जो है लाइटर है, डेंसिटी उसकी कम होती है, इसीलिए वो सॉइल के, ऑयल के अबव में मिलता है लेयर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से जरूर आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मेनली है, तो मैप में भी मैंने बताया था, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम वाले रीजन में मिलता है मेनली। तो इट इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड, ठीक है। तो ये मेनली अरेबियन सी में है, मुंबई हाई जो है वो अरेबियन सी में है, एक ऑफशोर ऑयल फील्ड है, एंड इज द रिचेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत, इंडिया का सबसे रिचेस्ट है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसीलिए इससे हमारा कुछ होता नहीं है, इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट है अदर
ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, ईरान, इन सब कंट्रीज पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो इंपोर्ट करते हैं ऐसे कंट्री से मेनली क्रूड ऑयल यूज इंपोर्ट करते हैं। और रिफाइनरीज इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, तो हम लोग जस्ट क्रूड ऑयल को इंडियन रिफाइनरीज में रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और भी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो मुंबई हाई जो है कितना शेयर है, 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है मुंबई हाई करता है। ठीक है, तो अमॉन्ग इंडियंस, अमॉन्ग इंडिया में मुंबई हाई सबसे ज्यादा है। फिर गुजरात में थोड़ी बहुत है, लगभग 18% है पेट्रोलियम ऑफ इंडिया, और मेनली अंकलेश्वर वाले रीजन में इंपॉर्टेंट कुछ फील्ड्स मिल जाएंगे। असम जो है, असम जो है ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि असम जो है ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और ऑलमोस्ट 16% ये भी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। और दिग्बॉय ऑयल फील्ड सबसे पुराना ऑयल फील्ड है एशिया का। ठीक है, एशिया का हुआ करता था दिग्बॉय ऑयल फील्ड्स, जो कि असम में। फिर नहरकटिया एंड मरन, हुगरीजान, ये सब रीजन्स में भी तेल मतलब क्रूड ऑयल्स है, डिपॉजिट्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट है ऑन द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये तो पेट्रोलियम के बारे में। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो है नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो पेट्रोलियम में मैंने बताया था जो क्रेस्ट वाला रीजन है उसमें तो ऑयल होता ही है, जस्ट उसके ऊपर वाले रीजन में हमको नेचुरल गैस मिलता है। और नेचुरल गैस अगर कंपेयर किया जाए पेट्रोलियम वाले से, तो पेट्रोलियम वाले से ये थोड़ा ज्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पेट्रोल जैसे नेचुरल गैस जैसे हो गया सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलएनजी, है ना, ये सब क्या है, नेचुरल गैसेस है। फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिले, पेट्रोलियम डिपॉजिट के अलावा भी ये अलग से भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे सबसे बड़ा कौन है नेचुरल गैस में प्रोडक्शन करता है, तो रशिया है। रशिया नेचुरल गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है और बेचता भी है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, सब चीज में ही यूज किया जाता है। Natural gas is considered as environment friendly because of fuel because of low carbon dioxide emission। ठीक है, तो सीएनजी जो होता है, सीएनजी देखते होंगे आप, जितने भी ऑटो व्हीकल्स है, बसेस है आजकल, वो सब क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गए हैं फ्रॉम डीजल पेट्रोल से, अब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है वो थोड़ा लोअर होता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। सबसे ज्यादा जो डीजल डीजल जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, साथ ही साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है। उसके बाद पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल भी करता है। बहुत कम जो है सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसीलिए हम लोग उस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो भी पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे उसको भी फेज आउट करना चाहते हैं। फिर लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड। इंडिया में लार्ज रिजर्व्स ऑफ डिस्कवर तो किया गया, लेकिन हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। इंडिया में कौन कौन से डिपॉजिट है उनके बारे में भी जान लें, जैसे कृष्णा गोदावरी वाले रीजन में, जो कृष्णा एंड गोदावरी रीजन है बेसिन में, अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ रिजर्वॉयर ऑफ मुंबई हाई। ठीक है, फिर गल्फ ऑफ कैंपे, एंड साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कुछ हद तक नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले। ठीक है, जस्ट रिजर्व्स मिले, हम लोग कमर्शियली वहां से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, फिर हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है has such a wide range of application in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development, है ना, कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वो हम लोग को बताता है कि वो कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है ना, या फिर कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो जो दिल्ली, मुंबई जैसे एरिया सबसे ज्यादा वहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन होता है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट है, बिहार, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है।
तो कुछ हद तक कहा जाता है कि इसीलिए ये सब स्टेट जो है वो अंडर डेवलप्ड है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें बता देता है कि इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन कि उस जगह की या उस स्टेट की कितनी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो मेनली जो इंडिया में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है, वो मेनली दो तरह से आती है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मेजर पावर होल्ड करते हैं, लगभग 60 to 70% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से आता है, और कुछ बच गए वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पता ही है कि इट इज जनरेटेड फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसमें डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है विद रिन्यूएबल रिसोर्स, जो और वाटर तक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना। तो इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा भाखरा नंगल डैम के बारे में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ना। तो वहां से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं, और जितना भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ, मिलेंगे वो मेनली हिमालयन रिवर से जो आते हैं, वहां से ही हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है भूटान, नेपाल जैसे कंट्री से भी इम्पोर्ट कराते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान जो है इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर जो है बहुत ज्यादा जनरेट करता है, उनका कंजम्पशन उतना है नहीं। तो जब उनका कंजम्पशन सरप्लस होता है, मतलब उनका प्रोडक्शन सरप्लस होता है, तब वो इंडिया खरीद लेता है। ठीक है, तो इंडिया नेपाल भूटान से खरीद लेता है। फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जनरेट, थर्मल का मतलब ही होता है हीट जनरेट करना। हीट जो जनरेट हो रहा है वो कोल से भी हो सकता है, पेट्रोलियम से भी, नेचुरल गैस से भी। ठीक है, अलग अलग चीजों से हो सकता है। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन कन्वेंशनल फॉसिल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, दामोदर थर्मल पावर प्लांट। तो इस मैप में आपको पता चल जाएगा बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं। जैसे वेस्ट ईस्टर्न इंडिया से शुरू किया जाता है, जैसे दुर्गापुर, कोलकाता, चंद्रपुर, रिहांद, बरौनी, सिंगरौली, ये सब क्या है, ये सब थर्मल पावर प्लांट ही है ना। सतपुरा, उड़ान, ठीक है। तो और ये सब बहुत सारे यहाँ पर इंडिया में, तालचेर, ये सब बहुत सारा, विजयवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट बहुत है। लेकिन साथ ही साथ में जो रेड कलर में मार्क्ड है, रेड ट्राइंगल में मार्क है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो भी, उसका लोकेशंस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट में मैपिंग में जरूर दिया जाता है। तो जैसे नरोरा, रावत भाटा इज इम्पोर्टेंट। सेकंड इज ककरापाड़, जो गुजरात में है। तारापुर, ट्रॉम्बे वाले एरिया, काइगा कर्नाटक में है। ठीक है, ये सब जो है। फिर कल्पक्कम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्पक्कम, ये सब थर्मल पावर प्लांट है, इसके लोकेशंस आपको पते होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, ऑल्टर कर देते हैं एटम को, या फिर दो तरीका है, एक तो है न्यूक्लियर फ्यूशन, फिशन की ब्रेक कर देना। ठीक है, एक न्यूक्लियर एटम को दो भाग में बांट देना, या फिर इसका ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूशन, जो दो पार्ट था उसको इकट्ठा कर देना, दो पार्ट को हम लोग इकट्ठा कर देना, उसको न्यूक्लियर। ये दोनों ही तरीके से हम लोग एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ऑल्टर करते हैं। When the structure of atom is altered, too much energy is released in the form of heat। ठीक है, तो क्योंकि एक चेन रिएक्शन होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा हीट होता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को ठीक तरह से डिस्पोज करना वो भी एक डिसएडवांटेज है। फिर जो चेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको जो कमर्स जहाँ पर ऐसे जगह में स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पर आसपास पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि चर्नोबिल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स था वहां पर एक्सीडेंट हो चुका था। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज आउट हो चुका था, तो उससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है, लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत है। तो मेनली न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो हीट है, दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर।
और यूरेनियम एंड थोरियम जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सबको ज्यादातर यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये सब। और ये सब मिलते भी कहाँ है, यूरेनियम, थोरियम। तो कुछ हद तक इंडिया में भी है और कुछ हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे इंडिया में कहाँ कहाँ मिल जाएगा, तो झारखंड, अरावली रेंज, राजस्थान, केरला वाले रीजन में, ट्रेवनकोर रीजन में भी आपको यूरेनियम, थोरियम के कुछ कुछ डिपॉजिट मिल जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा, इन सब में मिल जाएगा। तो ये था नॉन कन्वेंशनल का सबसे पहला। सेकेंड इज सोलर एनर्जी, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है बाई इंडिया एंड बहुत सारे जो कंट्रीज हैं। वैसे कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है ना, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है, तो ऐसे फोटोवोल्टिक्स आपको दिख जाएंगे स्ट्रीट लैंप में, या बहुत सारे जो सोलर ट्रीज है वो सब में आप देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। The largest solar power plant of India is located at the Badla Solar Power Plant, राजस्थान में है, जो लगभग 2300 मेगावाट जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, इंडिया में ही है। सोलर एनर्जी होल्ड्स ग्रेट प्रोमिसेस फॉर फ्यूचर। इट कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डिपेंडेंस ऑन फायरवुड एंड एनिमल डंग केक्स इन रूरल एरियाज, है ना। तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज कम है, लेकिन इसके जो मेनली डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बनाना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स चाहिए होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे कंपोनेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तभी जाके सोलर पैनल्स बनते हैं। और इंडिया में सोलर पैनल जो है वो बहुत आसानी से बनते नहीं है, बहुत महंगा आता है। साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम जो है वो चाइना से खरीदते हैं, लेकिन अब इंडिया खुद से बना रहा है, फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर बनने की। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो सब एनर्जीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस होंगे ही। ठीक है, ऐसा कोई एनर्जी सोर्स नहीं होगा जिसके कोई डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड जो आ जाता है वो है विंड पावर, है ना। तो विंड फार्म आपने अगर कभी देखा हो तो मोस्टली जो कोस्टल सिटीज एरियाज है, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ये सब, इन सब रीजन्स में थर्मल जो विंड पावर है बहुत ज्यादा इंडिया में है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु का एक फार्म क्लस्टर है, विंड फार्म क्लस्टर, नागरकोइल इन मदुरई is the largest cluster in India. Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Lakshadweep, even Andaman Nicobar Island, इन सब जो कोस्टल शहर है, स्टेट्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट किया जाता है। और इंडिया को कहा जाता है कि विंड पावर सुपर पावर है। लेकिन विंड सुपर पावर तो ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी विंड पावर से तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे डेनमार्क जैसा कंट्री जो है बहुत बहुत ज्यादा काम करता है विंड पावर में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो आ जाते हैं हम लोग बायोगैस में। ठीक है, तो मेनली बायोगैस या गोबर गैस जिसको मेनली कहा जाता है। तो बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई द स्ट्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट से ही, मेनली जो काउ डंग्स होते हैं, कैटल डंग्स होते हैं, उससे ही ये एनर्जी जनरेट किया जाता है। इट इज मोर एफिशिएंट देन केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल, क्योंकि इसमें हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है, एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता। साथ ही साथ में जो बायोगैस प्लांट कैन बी सेट अप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज भी कर सकते हैं। द गोबर गैस प्लांट प्रोवाइड एनर्जी एंड आल्सो एज मैन्योर। ठीक है, तो आफ्टर एनर्जी जनरेशन मेनली इसमें क्या होता है, मीथेन का फॉर्मेशन होता है, मीथेनोजेनेसिस होता है। तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम लोग ट्रैप करते हैं। और जो वेस्ट बनता भी है, ठीक है, जो वेस्ट इस प्लांट से, बायोगैस से निकलता है, उसको हम लोग मैन्योर की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बायोगैस पे बहुत, आज से 20 साल 10 साल पहले काम होता था, लेकिन अब बायोगैस प्लांट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है बहुत कम होता है, और ये लार्ज एरिया भी ऑक्युपाई कर लेता है ना, तो इसके भी ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो जो टाइड से जो एनर्जी मिलता है, ओशन करेंट्स या हाई टाइड लो टाइड्स के कारण होते हैं, उनसे जो एनर्जी बनती है, इसमें फोटो में देख सकते हैं, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। तो dams are built across inlets and the water flows into the inlet during high tide and gets trapped when the gate is closed. Once the tide recedes, the floodgates are opened, so the water
कैन फ्लो बैक टू द सी। ठीक है, तो ये मेनली किस लिए होता है, तो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के कारण। हाई टाइड जिसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है ना, तो वो डिपेंड करता है मून के पोजीशन पे, मून के ग्रेविटेशनल पुल पे। हाई टाइड्स एंड जिसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, लो टाइड जिसको नीप टाइड्स कहा जाता है ना। The flow of water is used to run the turbine to generate electricity. 900 megawatt tidal energy power plant is set up by the National Hydropower Corporations in the Gulf of Kutch. तो गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात वाले रीजन में है, वो सेटअप तो किया गया है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा इंडिया में अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ये जो एनर्जी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में ज्यादातर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम लोग कमर्शियली एक्सट्रैक्ट तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्यूचर इसका बहुत प्रॉमिसिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल में, वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के डीप जाते जाएंगे, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, और अर्थ का जो कोर होता है, मैंटल रीजन होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है, 5 से 6 हजार डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो जो धरती से निकलती है हीट, है ना, इस तरह से आप फोटो देखे होंगे बहुत सारे से। मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, पार्वती वैली, देन पूगा वैली लद्दाख में, वहां पर बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया के। तो वी नो दैट द इनसाइड द अर्थ इज वेरी हॉट, है ना, बहुत हॉट है इंडिया का अंदर वाला जो एरिया है। एट सम प्लेसेस द हीट इज रिलीज्ड ऑन द सरफेस थ्रू फिशर्स। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज बिकम हॉट एंड राइजेस अप इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, इस तो बहुत जगह में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिजर्वायर्स भी है जिनका पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो हाई जियोथर्मल एनर्जी से वो पानी जो है गर्म होते रहता है और नेचुरली वो गर्म रहता है। ठीक है, या फिर बहुत बार स्टीम्स आपको नजर आएंगे, है ना। द स्टीम इज यूज टू, और यही स्टीम जो है वो यूज किया जाता है टू ड्राइव द टर्बाइंस। ठीक है, वही टर्बाइंस को जनरेट किया जाता है, फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है मेनली। तो उस सब में हम टेक्नोलॉजीज में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इससे जियोथर्मल एनर्जी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें जनरेट नहीं हो रही है, और ये भी जो है वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही हो रहा है कि किस तरह से हम लोग और भी ज्यादा एनर्जी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट साइट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो है, पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो ये सारे थे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी जरूरत क्यों है। तो आपको पता ही है कि एनर्जी के बिना कुछ काम आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। मेनली अगर आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए आपको, मोबाइल या लैपटॉप आपके चार्ज चाहिए, तभी जाके आप वीडियोस भी देख सकते हैं। या फिर मुझे अगर वीडियोस बनाने हैं उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। तो सब चीज के लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। खाना भी है हम लोग को, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए खाना पकाने के लिए। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट, हीट, टू प्रिपेयर व्हीकल्स, ड्राइव मशीनरीज, इंडस्ट्रीज। द बेसिक इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जिन कंट्रीज के पास में ये सब अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा कंट्रीज डेवलप होता है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। जैसे हम लोग क्या है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे, रशिया जैसे कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। अगर ये सब हमारे पास होता, अवेलेबल होता, तो वो डिपेंडेंट नहीं होता। और आप देख लीजिए सऊदी अरब जैसे कंट्री, वो सिर्फ तेल बेच बेच के ही इतना बड़ा पावरफुल बन चुका है। यूएई, दुबई वाला जो एरिया, उनके पास ऐसा कुछ तो है नहीं, एक डेजर्ट एरिया है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेस है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कॉमर्स हो, नीड ग्रेटर इनपुट्स ऑफ एनर्जी। सब में ही चाहिए। एनर्जी डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अप्लायंसेस, है ना। तो पहले जो हम लोग यूज करते हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले का कंपेयर किया जाए, तो हम इस समय बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर किस तरह से हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं?
तो सबसे बेस्ट होता है कि यूजिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रादर देन इंडिविजुअल व्हीकल्स। जैसे कि अगर एक किसी का 4 व्हीलर है और उस 4 व्हीलर में सिर्फ एक ही बंदा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी का यूज हो जाएगा। अगर वही जो स्टेट बसेस होती हैं या पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, उस पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो सिस्टम है या बसेस है या पूल कार है, वो सब करेंगे तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन पर हेड जो है, पर कैपिटल, वो कम होगा इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। फिर स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, है ना, जो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस होती है वैसा यूज करना चाहिए, ठीक है, जिस चीज का जरूरत नहीं है नहीं यूज करते हैं। फिर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब पे फोकस करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो सकता है। फिर गेटिंग द पावर इक्विपमेंट रेगुलरली चेक टू डिटेक्ट डैमेजेस एंड लीकेज। फिर जो हमारा पावर इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरीज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो रेगुलरली चेक होना चाहिए कि कहीं पर कोई डिटेक्ट डैमेज तो नहीं है, लीकेज नहीं है, या बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये सब वेज जो है, फिर साथ ही साथ में जुडिशियसली या सस्टेनेबल मैनर में हम लोग को एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके, है ना। तो ये सब वेज है हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मिनरल्स एंड एनर्जी के बारे में इन दोनों ही पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।